तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल से आपकी क्रैश कोर्स की क्लास शुरू हो जाएगी और जितनी शायद हमने 26 क्लासेस की हैं वो अब हम लोग कल से उसको कंटिन्यू करेंगे और 4-5 क्लासेस के बाद आपकी हिंदी एंड हो जाएगी। और जैसे ही आपकी हिंदी का पोर्शन उसमें एंड होगा क्रैश कोर्स में, तो वहाँ आपका उत्तराखंड के नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे। और उत्तराखंड ऐसा नहीं कि मैं कुछ अनोखा पढ़ाऊँ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उसमें मतलब स्पेशल क्वेश्चन हो या कुछ ऐसा हो। हम लोग वही कंटेंट देखेंगे जो हम पढ़ चुके हैं, उसी में से हम इंपॉर्टेंट निकाल के आपके सामने रखेंगे जिससे कि आपका पेपर बन सकता है। क्योंकि नया कंटेंट का तो कोई इश्यू रहता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रहता, क्यों ढूंढेगा बताओ कोई नया कंटेंट। ठीक, हाँ ऐसा हो सकता है कुछ करंट अफेयर की घटना या कुछ इस टाइप की चीज़ें इसमें आ सकती हैं। आज क्योंकि कल ही मैं पहुंचा था तो टॉपिक प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। 150 क्वेश्चन इसमें विंसर ईयर बुक में बहुत महत्वपूर्ण दिए हैं। मुझे कई क्वेश्चन ऐसे थे जो पहली बार मैंने भी सुने और बहुत अच्छे लगे। ठीक है, अब एग्जामिनर को जब आपका पेपर सेट करने को दिया जाता है तो कुछ किताबें रिकमेंडेशन में जाती हैं। हो सकता है उनमें से विंसर ईयर बुक भी रिकमेंडेशन हो, क्योंकि ईयरली बुक तो वहाँ अगर जो प्रैक्टिस सेट दिया है उसको अगर आप तैयार करके जा रहे हैं, सिर्फ सुने रहना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुने रहना कौन सा क्वेश्चन आपको आता है कौन सा नहीं आता। हाँ, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है, तब आप उसको लिखना है। ठीक है, 150 क्वेश्चन देखता हूँ कितने समय में कंप्लीट होता है, इसलिए मैं तेज पढ़ाऊंगा, कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, बताने वाली चीज़ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी। कालसी अभिलेख आप लोग जानते हैं, कालसी अभिलेख की खोज, ठीक है, ये की थी जॉन फॉरेस्ट ने, जॉन फॉरेस्ट। और कालसी अभिलेख किसका है, सम्राट अशोक का। ठीक है, किस जिले में है, देहरादून जिले में। पहला क्वेश्चन है कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी, जॉन फॉरेस्ट ने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, अपरांत। अपरांत, पूरा क्वेश्चन लिखना, कालसी मतलब पूरा क्वेश्चन सुनना। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, अपरांत। तो 2 क्वेश्चन बन गए। कालसी अभिलेख किसकी खोज किसने की थी, जॉन फॉरेस्ट ने। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, अपरांत। कालसी अभिलेख कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है और देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2-3 क्वेश्चन ये बन गए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, उसमें 2 राजाओं का नाम उल्लेखित है, उनका नाम है नागपति नाग व अशोक चल्ले। देखो मैंने एक चीज आपको पहले भी बताई है, मैंने पढ़ाया भी है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, इसमें 2 राजाओं के नाम का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन क्या लिखना है आपको, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किन 2 राजाओं के नाम का वर्णन किया गया है। इसमें है नागपति नाग व अशोक चल्ल। कौन सा है, नागपति नाग प्लस अशोक चल्ल। इन 2 राजाओं के नाम का इसमें क्या मिलता है बच्चों, वर्णन मिलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और मतलब पता होना ही होना चाहिए, और ये कोई नए नहीं है, ये सब पढ़ा रखे हैं। ठीक है, आपको चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा लाखामंडल में एक खंडित शिलालेख, यानी लाखामंडल जो शिलालेख है, खंडित शिलालेख है, वो किसका है, राजकुमारी ईश्वरा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो लिखो लाखामंडल शिलालेख का संबंध है, ये भी देहरादून में। ठीक है, देहरादून जिले में लाखामंडल शिलालेख का संबंध किससे है, राजकुमारी ईश्वरा लिखना पूरा क्वेश्चन। ठीक है, लाखामंडल शिलालेख का संबंध या लाखामंडल के खंडित शिलालेख का संबंध है राजकुमारी ईश्वरा से। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रख देना, गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख मतलब पत्थर पे लिखा गया लेख। ठीक है, गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख, शिला मतलब पत्थर, और उस पर जो लेख लिखते थे राजा महाराजा जनता को संदेश देने के लिए, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो धारसिल शिलालेख को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, धारसिल शिलालेख जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। और धारसिल शिलालेख किस राजा का है, अनंतपाल। ये भी मैंने आपको बताया था, अनंतपाल, ब्रैकेट में लिख देना अनंतपाल का। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले पढ़ा रखा है कि धारसिल शिलालेख सबसे प्राचीन है, मतलब प्राचीन नहीं बताया था लेकिन किस राजा का है ये मैंने जरूर बताया था, अनंतपाल का है। ठीक है, धारसिल शिलालेख। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपका, उत्तराखंड के जो सबसे मतलब आद्य ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृद भांड होते हैं, ठीक है, तो वो कौन से हैं, ये स्किप कर दो। वैसे लिख, अगर क्वेश्चन आपने लिखना है तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इसको PGW बोलते हैं। ठीक है, ये आर्कियोलॉजी की लैंग्वेज है, तो इसमें क्वेश्चन ये लिखना है आपको, उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृद भांड, यानी ऐसे लिखना, उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक, जब ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलता था, ठीक है, इतिहास के लेखन वगैरह का, आद्य ऐतिहासिक काल का सबसे मतलब प्रचलित मृद भांड,
मृद मतलब मिट्टी के बने हुए जो बर्तन हैं, इस टाइप के हैं, यानी कौन से PGW टाइप उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है। यानी ताम्र संस्कृति मतलब तांबे से संबंधित यहाँ पे औजार बनते होंगे, बर्तन बनते होंगे, वो संस्कृति का नाम ही ताम्र संस्कृति रखा गया और ये माना जाता है बहादुराबाद को। तो अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति का सबसे पहला, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति का सबसे पहला, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति का सबसे पहला प्रमाण माना जाता है, यानी सबसे पहली खोज बहादुराबाद। उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति का पहला खोज माना जाता है, या पहली मतलब संस्कृति मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, ताम्र संस्कृति की पहली खोज बहादुराबाद को, बहादुराबाद। यानी उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की पहली खोज किसको माना जाता है, बहादुराबाद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसको माना जाता है। यानी पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी से संबंधित जो पहली खोज माना जाता है वो माना जाता है किसको, देवीधुरा के कप मार्क्स को। ठीक है, लिखो उत्तराखंड में पुरातत्व से संबंधित, पुरातत्व से संबंधित पहली खोज यानी पुरातात्विक खोज। ठीक है, पुरातत्व से संबंधित प्रथम खोज किसको माना जाता है, देवीधुरा के कप मार्क्स को। ठीक है, किसको लिखोगे, देवीधुरा के कप मार्क्स, के कप मार्क, इसको क्या माना जाता है, पुरातत्व की पहली खोज माना जाता है। पूरा लिखना है, उत्तराखंड में पुरातत्व की प्रथम खोज देवीधुरा के कप मार्क्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, किमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए। किमनी कहाँ पड़ता है, चमोली में, मैंने पढ़ाया भी था आपको। किमनी में जो आपका मतलब खोज हुई है वो रंगीन चित्रों की है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी आप अगर चाहो तो लिख लो, किमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं, किमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। किमनी गुफा में जो है रंगीन चित्र मिले हैं। ठीक है बच्चों, रंगीन चित्र यहाँ से किमनी गुफा पे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपको, लखोडियार कहाँ स्थित है, आप जानते हैं अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पे। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लखोडियार कहाँ है, अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, फड़का नौली तथा पेटसाल के शिलाश्रयों को किसने खोजा था। ये परीक्षा वाणी भी मिल जाएगा आपको, यशोधर मठपाल जी ने इसको खोजा था। ठीक है, यानी फड़का नौली और पेटसाल के शिलाश्रयों की खोज लिखो, फड़का नौली व पेटसाल के शिलाश्रयों की खोज किसने की थी। फड़का नौली व पेटसाल के, ये दोनों अल्मोड़ा में हैं, फड़का नौली और पेटसाल दोनों ही ये शिलाश्रयों की खोज यशोधर मठपाल जी ने की थी। ये क्वेश्चन आपको वैसे ही पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगू तथा मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है, हटवाल घोड़ा। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से, किस प्रागैतिहासिक स्थल से किस सींगू का मुखौटा पहना हुआ, मुखौटा यानी एक सींगू का मुखौटा पहना हुआ मतलब मानव आदमी प्राप्त हुआ है, हटवाल घोड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है, हटवाल घोड़ा, यानी किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगू का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है, यानी इनसे आदमी प्राप्त हुआ है, तो हटवाल घोड़ा। ठीक है, अगला लिखना है आपको, प्रागैतिहासिक कालीन महरू उड्यार कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर दे रहे हैं, नैनीताल जिले में है महरू उड्यार। जैसे आपने लखू उड्यार तो सुना होगा, ऐसे ही प्रागैतिहासिक कालीन महरू उड्यार है, ये कहाँ है, नैनीताल में। किस जनपद में है, नैनीताल जनपद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, महासम संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, चंद्रेश्वर मंदिर, चंद्रेश्वर मंदिर ये कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में लिख लेना और इसके ब्रैकेट में लिख लेना महासम संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, क्या लिखोगे, महासम संस्कृति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, कांसे की कटोरी किस स्थान से प्राप्त हुई है, मलारी से। उत्तराखंड में किस स्थान से कांसे की कटोरी, कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है, मलारी गांव। ठीक है, मलारी से क्या मिली है, कांसे की कटोरी अपने आप में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट लिखना आपको, कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ प्राप्त हुआ है, कुलसारी अभिलेख में। आपको ये मैंने पढ़ाया था, कत्यूरी वंश का जो मूल नाम है वो कहाँ प्राप्त हुआ है, कुलसारी अभिलेख। दूसरा क्वेश्चन, कुलसारी अभिलेख का संबंध किस राजवंश से है, कत्यूरी राजवंश से। ठीक है, तो लिखो, कत्यूरी का मूल नाम किस मूल नाम कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये है आपका कुलसारी मूर्ति लेख, कुलसारी मूर्ति लेख। यहां से क्या हुआ है, कत्यूरी का जो ओरिजिनल नाम है कत्यूरी राजवंश का, कत्यूरी का मूल नाम प्राप्त हुआ है यहाँ से। ठीक है, मूल नाम
प्राप्त। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि एक कुलसारी मूर्ति लेख का संबंध किस राजवंश से है, तब आपका कत्यूरी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कोटेश्वर महादेव गुफा रुद्रप्रयाग, आप सभी जानते हैं, ये मैंने आपको जिला सीरीज में भी पढ़ाया था। कोटेश्वर महादेव गुफा, महादेव गुफा ये कहाँ पड़ती है अपने आप में, रुद्रप्रयाग जिले में ये पड़ती है। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है, ये तो छोड़ दीजिए। आपने 16 महाजनपदों के नाम सुने होंगे, उसमें एक महाजनपद का नाम था पांचाल, जो कि उत्तराखंड के वर्तमान भूभाग के अंदर पड़ता था। लिखो 16 महाजनपदों में, क्वेश्चन लिखना, 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत शामिल था। ठीक है, पंचाल। 16 महाजनपदों में उत्तराखंड के भूभाग में, उत्तराखंड के भूभाग यानी उत्तराखंड का जो हिस्सा है वहाँ ये मिलता था, ये पंचाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, सियालदी बिखौती का मेला कहाँ लगता है, ये बताने की जरूरत है नहीं आपको, द्वाराहाट में। सियालदी बिखौती का मेला लिख लीजिए, द्वाराहाट में। बहुत बार पढ़ाया मैंने आपको, सियालदी बिखौती का मेला कहाँ लगता है, द्वाराहाट में। ठीक है, नेक्स्ट, कुड़िंदू का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था, युगसैल का। लिखो, कुड़िंदू का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था, युगसैल। कुड़िंदू का समकालीन विराट कहाँ का शासक था, युगसैल का। कुड़िंदू का समकालीन विराट कहाँ का शासक था, युगसैल। नेक्स्ट, रामायण के बालकांड में कुमाऊं को किस नदी का उल्लेख मिलता है, कौशिकी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है, कौशिकी नदी का उल्लेख मिलता है। लिखो, रामायण के बालकांड में उत्तराखंड की किस नदी का उल्लेख मिलता है, कौशिकी। यानी रामायण के बालकांड, ठीक है, रामायण के बालकांड में, रामायण के बालकांड में किस नदी, उत्तराखंड की किस नदी का मतलब उल्लेख मिलता है, तो कौशिकी नदी का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। अगला देखना आप लोग, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से संबंधित क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो क्रांतेश्वर पर्वत पड़ता है चंपावत में। ठीक है, लिखो क्रांतेश्वर पर्वत, सीधे सीधे लिखो क्रांतेश्वर पर्वत, अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, आता है तो छोड़ देना। ये कहाँ पड़ता है, अपने आप में चंपावत जिले में पड़ता है क्रांतेश्वर पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी, पारावत। यानी उत्तराखंड की एक ऐसी जनजाति थी जो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का पक्ष लेती थी, उसका नाम है पारावत। तो लिखो, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जाति थी, पारावत। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखना, महाभारत के युद्ध के दौरान दुर्योधन की पक्षधर कौन सी जनजाति थी, यहाँ पे कौन सी जनजाति थी, पारावत। यानी क्या लिखोगे पूरा क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध के दौरान दुर्योधन की पक्षधर कौन सी उत्तराखंड की जनजाति थी, पारावत। नेक्स्ट लिखना आपको, आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबाहुपुर की पहचान किस शहर से हुई, सुबाहुपुर बोला गया है श्रीनगर को। ठीक है, तो लिखो सुबाहुपुर किसको बोला गया है, सुबाहुपुर, ये बोला गया अपने आप में श्रीनगर को। किसको बोला गया, सुबाहुपुर, श्रीनगर को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, सोनितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था, बाणासुर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, सोनितपुर, पूरा लिखना, सोनितपुर किसकी राजधानी हेतु प्रसिद्ध था, बाणासुर। बाणासुर की राजधानी क्या थी, सोनितपुर भी थी। ठीक है, बाणासुर की क्या थी, राजधानी भी थी सोनितपुर। और सुबाहुपुर किसको बोला गया है, श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है अपना, सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावली दी गई है, अपने आप में सभासारी, मैंने आपको पहले बताया है, आपको लिखने की जरूरत है नहीं। सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावली दी गई है, सभासार। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन याद रखना, सभासार किसने लिखी है, सभासार लिखो सुदर्शन शाह की, सुदर्शन शाह, और ब्रैकेट में लिखो गढ़वाल नरेशों की वंशावलियों का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, हिमवंत का। यानी पाली साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, हिमवंत। किसमें कहा गया, पाली साहित्य में। उत्तराखंड को पाली साहित्य में क्या कहा गया, पाली साहित्य में हिमवंत। ठीक है, पाली साहित्य में उत्तराखंड का नाम मिलता है, क्या मिलता है अपने आप में, हिमवंत मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कोल को माना जाता है। मैंने आपको किरात भी कराया था, कुछ किताबें किरात कहती हैं, कुछ कोल कहती है, लेकिन एग्जामिनर आपका कोल मानता है। ठीक है, उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति लिखो, उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम, ठीक है, जाति है, जनजाति। उत्तराखंड की प्राचीनतम जो अपने आप में जनजाति मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, जनजाति कर देना, जनजाति।
कौन सी मानी जाती है, कोल मानी जाती है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना आपको, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी, किरात। किरात को कौन मानता है, जॉर्ज गियर्सन। देखो आपने कोल सबसे प्राचीन लिख दिया, इसी के नीचे किरात लिख दीजिए और ब्रैकेट में लिख लीजिए जॉर्ज गियर्सन के अनुसार, क्योंकि वो भी यहाँ पर उन्होंने भी बहुत शोध किया है। किरात को कौन मानता है उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति, किरात, ब्रैकेट में जॉर्ज गियर्सन के अनुसार। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार, ये किसको मानते हैं, अपने आप में किरात को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, ग्रियर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, हिमालय परिचय पुस्तक किसकी है, राहुल सांकरत्यायन की। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, हिमालय परिचय नामक पुस्तक किसकी है, हिमालय परिचय, ये है बच्चों राहुल सांकरत्यायन की। ठीक है, राहुल सांकरत्यायन जी की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, महाभारत की के किरातार्जुनी प्रसंग में किराटों के आराध्य देव कौन बताएंगे, ये छोड़ दीजिए। उत्तराखंड की किस जनजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है, खस को। ठीक है, लिखो उत्तराखंड की कौन सी जनजाति, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति किरातों का वंशज कहलाती है, खस जनजाति को माना जाता है। ठीक है, खस क्या होती है, किरातों का वंशज मानते हैं इसको, किरातों का वंशज। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति मानी जाती है, खस जनजाति मानी जाती है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठू प्रथा था टेकुआ प्रथा प्रचलित है, खस में। इसी के नीचे लिखो, इस उत्तराखंड की किस जनजाति में, उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठू प्रथा व टेकुआ प्रथा, जेठू व टेकुआ प्रथा, जेठू प्लस टेकुआ कोई प्रथा होगी इनकी। ठीक है, टेकुआ प्रथा, टेकुआ प्रथा पाई जाती है, ये खस जनजाति में अपने आप में ये प्रथा क्या है, अपने आप में यहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, जाड़ भोटियों का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है, जनकताल। और जनकताल कहाँ है, ये सभी जानते हैं उत्तरकाशी वगैरह में, तो जाड़ भोटियों का मूल स्थान माना जाता है। देखो जाड़ भोटियों का जो जाड़ भोटिया है ना, भोटियों का मूल स्थान, मूल माना जाता है जनकताल, उत्तरकाशी। ठीक है, जनकताल ब्रैकेट में लिख लो उत्तरकाशी। ठीक, अब ये खस वाला मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रोम्बा की जनजाति की भाषा है भोटिया की। ठीक है, रोम्बा भाषा कौन सी जनजाति बोलती है उत्तराखंड में, भोटिया। लिखो रोम्बा किसकी भाषा है, भोटिया जनजाति की। रोम्बा किसकी भाषा है, भोटिया जनजाति की भाषा है। ठीक है, भोटिया जाति की मतलब। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, लोसर उत्सव व बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है, बसंत पंचमी को लोसर नामक उत्सव भोटिया ही मनाते हैं। ठीक है, लिखो लोसर नामक उत्सव, लोसर उत्सव कौन मनाती है, बसंत पंचमी को। ठीक है, ये मनाते हैं अपने भोटिया जनजाति, लोसर उत्सव भी मनाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लिखो, गमैया पद्धति किससे संबंधित है, व्यापार। पहले के टाइम पे मैंने ये भी पढ़ाया था, गमैया पद्धति से एक व्यापार होता था। गमैया पद्धति ये किस चीज से संबंधित है, अपने आप में व्यापार से संबंधित पहले होता था। ठीक है, गमैया पद्धति से व्यापार करते थे ये लोग। अगला लिखना आपको, केदार छाया रैणा रात की जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है जौनसारी का। अगला लिखो आपने, केदार छाया, क्या लिखना आपको, केदार छाया प्लस रैणा रात की जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है, यह है जौनसारी का। केदार छाया प्लस रैणा रात की जनजाति का प्रसिद्ध अपने आप में क्या है, लोकगीत है, तो जौनसारियों का है। ठीक है, जौनसारी का है। कौन से हैं, केदार छाया प्लस रैणा रात की जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, जौनसार के प्रथम आंसू कवि कौन है, यानी जौनसार का प्रथम कवि किसको माना जाता है, पंडित शिवराम को। जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम जी। मैंने ये क्वेश्चन परीक्षावाणी में भी बहुत बार आपको बताया होगा कि पंडित शिवराम जी जौनसार के प्रथम आंसू कवि है, यानी कवि हैं, लिख लीजिए। ठीक ठीक, सीधे सीधे। ठीक है, अगला लिखना आपको, होंगड़ डैलिया तथा गोटरे त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, बोक्सा। लिखो होंगड़ प्लस डैलिया प्लस गोटरे त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, अपने आप में बोक्से। बोक्सा का त्योहार लिखो, बोक्सा जनजाति की त्योहार, बोक्सा क्या है, त्योहार है। ठीक है, बोक्सा जनजाति का अपने आप में त्योहार, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लिखना आपको, अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है, राजी। यानी अदृश्य विनिमय मतलब व्यापार करते थे, मैंने राजी जनजाति के अंदर बताया था आपको ये। अदृश्य विनिमय व्यापार लिखो, अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है, राजी से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन सुनो। ठीक है, इसके बाद वीर केसरी चंद किसकी पुस्तक है, शिवराम की। यहाँ पे पंडित शिवराम लिखे ना, यहाँ पे लिख दो वीर केसरी चंद पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, वीर
केसरी पुस्तक, वीर केसरी चंद पुस्तक, वीर केसरी चंद पुस्तक किसकी है? पंडित शिवराम की है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखना है आपको, छुरमल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? राजी के। ठीक है, छुरमल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? राजी के लिखो। छुरमल देवता, छुरमल देवता किस जनजाति के पूज्य देव हैं? राजी जनजाति के। ठीक है, छुरमल देवता किस जनजाति के पूज्य देव हैं? राजी के हैं। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, कुलिंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? यानी कुलिंद वंश की जानकारी के लिए मुद्राएं सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, कुलिंद वंश का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण लिखो, मुद्राएं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बता रखा है, जब मैंने आपको कुलिंद पढ़ाया था तब भी मैंने आपको कहा था इनकी जानकारी का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है वो क्या है? अपने आप में मुद्राएं हैं। ठीक है, अगला लिखो, अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? 31 से 38 ग्रेन। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इनका एक अमोघ भूति एक राजा हुआ करता था, उसकी जो चांदी की मुद्राएं थी उसका वेट होता था 31 से 38 ग्रेन तक। लिखे तो क्वेश्चन लिखो, अमोघ भूति की मुद्राओं का वेट यानी भार कितना होता था? 31 से 38 ग्रेन। पूरा क्वेश्चन लिखना, अमोघ भूति की मुद्राओं का भार, और सबसे प्रतापी राजा था इनका ये पता ही है आपको। अमोघ भूति की चांदी की मुद्रा का की चांदी मुद्रा का भार जो होता था वो होता था 31 से 38 ग्रेन के आसपास। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है वो लिखना है आपको, अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मी व खरोष्ठी। तो लिखो, अमोघ भूति की मुद्रा में, अमोघ भूति की मुद्रा में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? यानी कौन सी इसमें लिपि है? तो है एक तो ब्राह्मी व खरोष्ठी, ब्राह्मी प्लस खरोष्ठी लिपि का इसमें क्या किया गया बच्चों? प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है, राजा, ध्यान से सुनना, राजा म ग भ त स तथा शिवपालित का उल्लेख कुलिंद वंश की किन मुद्राओं में मिलता है? अल्मोड़ा प्रकार के। तो क्वेश्चन लिखो, राजा म ग तो और स व शिवपालित का उल्लेख, व शिवपालित का उल्लेख किस मुद्रा में मिलता है? अल्मोड़ा प्रकार। लिख दो, ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं बताया था ना आपको, ये वही है। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, कुलिंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती है? शैव, बौद्ध और जैन, तीनों के लिए थी। ठीक है, कुलिंद मुद्राएं लिखो किस धर्म की ओर? शैव, बौद्ध व जैन धर्म की ओर क्या करते हैं? इशारा करते हैं। ठीक है, तीनों धर्म से वो संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, किस कुलिंद राजा द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी? अमोघ भूति। यहाँ पे जो लिखा है ना अमोघ भूति, महाराज की उपाधि लिखो, सबसे प्रतापी राजा था ये, महाराज की उपाधि इसने क्या कर रखी थी? धारण। ठीक है, महाराज की उपाधि इसने क्या की थी? धारण की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, बाड़ादित्य का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कटारमल में। कटारमल मतलब अल्मोड़ा में। बाड़ादित्य सूर्य मंदिर लिखो आप लोग, बाड़ादित्य सूर्य मंदिर ये कहाँ है? कटारमल में। ठीक है, ब्रैकेट में अल्मोड़ा कर देना, ब्रैकेट में क्या कर दोगे? अल्मोड़ा कर दोगे। ठीक है, बाड़ादित्य सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है, रमक का सूर्य मंदिर लिखो, चंपावत में। रमक का सूर्य मंदिर, रमक का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत में। ठीक है, रमक का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत में। अगला लिखना आपको, कत्यूरियों के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कत्यूरियों के प्रथम परिवार का संस्थापक लिखो, कत्यूरियों के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कत्यूरियों के प्रथम परिवार का मतलब कौन क्या था? संस्थापक कौन था? वासुदेव। पूरा लिखना है। ठीक है, कत्यूरियों के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? अपने आप में वासुदेव था। ठीक है, अगला लिखना है आपको, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण करवाया गया था? निम्बरदेव द्वारा। ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, निम्बरदेव। किस कत्यूरी शासक द्वारा, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर में विमानों का निर्माण, ठीक है, मंदिर में विमान निर्माण करवाया गया था? ये अपने आप में निम्बरदेव के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, अगला लिखना आपको, ललित सूरदेव के ताम्रपत्र लेख में किस कत्यूरी राजा को परम ब्राह्मण बताया गया है? इष्टगण को। ठीक है, लिखो, ललित सूरदेव के ताम्रपत्र लेख में किस कत्यूरी शासक को परम ब्राह्मण बताया गया है? इष्टगण को। ठीक है, इष्टगण देव,
इष्टगण। तो पूरा क्वेश्चन लिखना, ललित सूर्यदेव के ताम्रलेख में किस कत्यूरी शासक को परम ब्राह्मण बताया गया है? इष्टगण देव को ये बताया गया है। अगला लिखना आपको, ललित सूर्यदेव द्वारा 21वें तथा 22वें वर्ष किस मंदिर में 2 ताम्रपत्र लेख उत्कीर्ण करवाए गए थे? पांडुकेश्वर में। ठीक है, तो लिखो ललित सूर्यदेव द्वारा 21वें व 22वें वर्ष 21वें व 22वें वर्ष किस मंदिर में 2 ताम्रपत्र लेख, किस मंदिर में 2 ताम्रपत्र लेख उत्कीर्ण करवाए गए थे? पांडुकेश्वर में। पांडुकेश्वर मंदिर में 2 ताम्रपत्र लेख इसने क्या कराए थे? उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है, अगला आपने लिखना है, एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? बागेश्वर शिलालेख था इनका। ठीक है, तो लिखो एटकिंसन द्वारा किस लेख का, किस शिलालेख का कुछ अंश अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था? अंग्रेजी अनुवाद कराया गया था। किस शिलालेख का कुछ अंश अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था? तो बागेश्वर शिलालेख है इसका। ठीक है, बागेश्वर शिलालेख में इसका अनुवाद करवाया गया था। अगला लिखना आपको, बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? नरसिंह देव। ठीक है, तो लिखना है आपको, बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी शासक कौन था? बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी शासक कौन था? नरसिंह देव। बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला राजा, बैजनाथ मतलब बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर जनपद में राजधानी बनाकर शासन करने वाला शासक था नरसिंह देव। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, अशांति देव वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? पाली पछाऊ ये तो छोड़ दिए, उतना इंपोर्टेंट नहीं है। रणचूला हाट किसकी राजधानी थी? कत्यूरी की। ये ध्यान रखना, कोट भ्रामरी इसको बोलते हैं। ठीक है, रणचूला हाट ब्रैकेट में लिखो कोट भ्रामरी, ये मंदिर भी है बागेश्वर जिले में। ठीक है, कोट भ्रामरी राजधानी किसकी थी? ये जो राजधानी बनाई थी, ये बनाई थी कत्यूरियों ने। कत्यूरी वंशी के द्वारा ये क्या की थी? रणचूलाहाट को या कोट भ्रामरी को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, अगला लिखना आपको, घुनसेरा ताम्रपत्र अभिलेख अस्कोट के किस रजवार वंश के राजा का था? भारतीपाल का। अगला लिखो, सीधे सीधे लिखो, घुनसेरा ताम्रपत्र अभिलेख, घुनसेरा ताम्रपत्र लेख किस से संबंधित है? ये भारतीपाल का। ब्रैकेट में लिख लेना रजवार शासक, भारतीपाल। ठीक है, अस्कोट का रजवार शासक लिख देना इसके ब्रैकेट में। अगला क्वेश्चन लिखना है, किस शासक द्वारा पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट नामक किला स्थापित करवाया गया था? प्रीतम देव द्वारा। लंदन फोर्ट किला लिख दो आप, लंदन फोर्ट किसके द्वारा जो बनाया गया था? वो बनाया था प्रीतम देव द्वारा। और लंदन फोर्ट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। लंदन फोर्ट किला किसने बनवाया था? लंदन प्रीतम देव द्वारा। किस मतलब कौन सा शासक, कहाँ है प्रीतम? लंदन फोर्ट पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, राजा, ये तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सागर तल गढ़ विजय गाथा किस परवर्ती कत्यूरी राजा से संबंधित है? यानी सागर तल गढ़ विजय गाथा किससे संबंधित है? धामदेव से। तो लिखो, सागर तल गढ़ विजय गाथा, गढ़ विजय गाथा का संबंध लिख लीजिए आप लोग धामदेव से। किससे था ये? धामदेव। और इन्हीं धामदेव का पुत्र कौन था? ये धामदेव। ठीक है, और इन्हीं धामदेव के जो पुत्र था वो किसका पुत्र था? ये धामदेव प्रीतम देव का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने आपको, कत्यूरी शासक काल में गौलमिक क्या थे? मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पैदल सेना को गौलमिक बोला जाता था। ठीक है, ये मैंने बहुत बार आपको बता रखा है। कत्यूरी शासन काल में गौलमिक लिखो, गौलमिक जो होता था पैदल सेना होती थी। कत्यूरी शासन में गौलमिक जो होती थी बच्चों, वो होती थी पैदल सेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, अगला लिखना आपको, चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को किसके द्वारा बताया गया है? एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे द्वारा। लिखो, चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को किस इतिहासकार ने बताया? एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे। बाकी कई लोग उसको थोहरचंद भी मानते हैं। ठीक है, लिखो, चंद्रवंश का शासक सोमचंद को किसके द्वारा सोमचंद बताया? मतलब सोमचंद चंद्रवंश का शासक है, चंद्रवंश का संस्थापक। ठीक है, किसके द्वारा बताया गया है? ये है बीडी पांडे, यानी बद्रीदत्त पांडे व एटकिंसन द्वारा। ठीक है,
व एटकिंसन के द्वारा इसको क्या बताया गया है, सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक दो इतिहासकारों ने बताया, बाकी इसको कई लोग थोहरचंद द्वारा बताते हैं। ठीक है। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल नामक पुस्तक किसने लिखी है, डब्ल्यू फ्रेजर, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं व गढ़वाल पुस्तक फ्रेजर की। ठीक है, क्या लिखोगे, डब्ल्यू फ्रेजर। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, डब्ल्यू फ्रेजर के द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है थोहरचंद चंद्रवंश का कौन सा राजा था, ये नहीं आएगा कभी। कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था, ये लिख लीजिए आप लोग, सोमचंद का। ठीक है, कालू तड़ागी, कालू तड़ागी किस चंद शासक का, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था, सोमचंद का, सोमचंद का। ठीक है, सोमचंद सेनापति था, का सेनापति, का सेनापति था कालू तड़ागी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था, सोमचंद था। ठीक है, अगला लिखो आपको, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति, नियुक्ति किसने की थी, सोमचंद ने। नियुक्ति करने वाला जो शासक था वो कौन था, सोमचंद अपने आप में इसका आंसर है। ठीक है, अगला आपको लिखना है, सोमचंद के समय डोटी का मल्ल राजा कौन था, ये नहीं लिखना है। कुमाऊं में पंचायती सरकार की नींव किसने डाली थी, चंद्रवंश ने या सोमचंद ने। लिखो, कुमाऊं में पंचायती, कुमाऊं में पंचायती, कुमाऊं में पंचायती सरकार की नींव, सरकार की नींव किसने डाली थी, सोमचंद ने। और यही सोमचंद, तभी आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, कुमाऊं में जो है चंद्रवंश के समय ही अपने आप में पंचायती व्यवस्था शुरू हुई थी, इसी ने इसकी नींव डाली थी। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है, पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया था, इंद्रचंद ने। पटरंग प्रथा, पटरंग प्रथा का संबंध लिख लीजिए आप इंद्रचंद से, पटरंग प्रथा का संबंध लिख लीजिए इंद्रचंद से। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपका वो आता है, वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था, खस जनजाति का। ठीक है, जब चंद्रवंश का एक राजा था वीणाचंद, उसकी मृत्यु के बाद खस जनजाति ने यहाँ अधिकार कर लिया। तो लिखो, वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जाति का, जनजाति का अधिकार हो गया था, खस जनजाति का। ठीक है, खस जनजाति ने यहाँ पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। तो क्या लिखा आपने, वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था, कुछ समय के लिए खस जनजाति का इसमें अधिकार हो गया था। अगला लिखना आपको, नेपाल के किस शासक को, नेपाल के शासक अशोक चंद के समय चंद शासक कौन था, नानकी चंद। क्वेश्चन लिखना आपको, नेपाल के शासक अशोक चंद के समय चंद्रवंश का शासक कौन था, नानकी चंद। नेपाल के शासक अशोक चंद के समय कुमाऊं का शासक या चंद्रवंश का शासक कौन था, नानकी चंद। नेपाल के शासक अशोक चल्ल के समय, अशोक चल्ल के समय। ठीक है, कुमाऊं का शासक कौन था, नानकी चंद, नानकी चंद। ठीक है, फिर बाद में और भी इसमें आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के करांचिल अभियान के समय चंद राजा कौन था, धर्मचंद। लास्ट क्वेश्चन आज का ये, मोहम्मद बिन तुगलक के करांचिल अभियान के दौरान चंद शासक के दौरान चंद शासक कौन था, धर्मचंद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक नहीं है, इसलिए इनका वर्णन आपको नहीं मिलता है किताबों में। धर्मचंद बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब धर्मचंद था। ठीक है, ये हो गया आपके लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास जो मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट। इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2 होगा, वो मैं करा दूंगा किसी दिन, मतलब छुट्टी, क्योंकि कई बच्चों के पास ये किताब नहीं है और कई बच्चों को ये पता नहीं कि कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन से उनको स्किप करने हैं। ठीक है, ये जो सीरीज दी है इसने विंसर ईयर बुक में, बहुत परफेक्ट सीरीज दी है, मतलब बहुत बेहतर क्वेश्चन छाटे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसी टाइप के क्वेश्चन आयोग भी पूछता है। और विंसर ईयर बुक अपने आप में बहुत मतलब अच्छी किताब, मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी लगता है कि पढ़नी चाहिए, बच्चों को होनी चाहिए। जिसके बाद नहीं भी है उनको मैं करा दे रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लेना। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के बीच लेके आऊँ। आप लोग इसको रिवाइज करना। कल से हम लोग क्रैश कोर्स को आगे को कंटिन्यू करेंगे। क्रैश कोर्स की जो हमारी क्लासेस हैं, शायद 26 क्लासेस हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ स्टडी विथ योगेश 2.0 में आज कमलेश सर की जियोग्राफी की क्लास आएगी। इसके बाद जो कल से जो क्लास आएंगी वो पॉलिटी और इकोनॉमी बेस्ड ज़्यादा होंगी, वो क्लासेस मैं आपकी लूँगा।
दूंगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।